नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरे देश और पूरी दुनिया की नजर दरअसल अफगानिस्तान में लगी है, जहां तालिबान ने बहुत तेजी के साथ कब्जा कर लिया है अमेरिकी फौजों के वहां जाने के बाद से। हालांकि वहां अभी तक सरकार नहीं बन पाई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के अंतर्गत वहां पे तालिबान की सरकार बन जाएगी। इस तालिबान की सरकार का स्वरूप क्या होगा, फिलहाल अभी किसी को मालूम नहीं। तालिबान को लेकर दो तरीके की बातें कही जा रही है। एक तो ये कही जा रही है कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और जिस तरीके से उसने काबुल के ऊपर कब्जा किया है, ऐसे में उसको किसी तरीके से कोई मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन दूसरे लोगों का यह कहना है कि दरअसल तालिबान अगर वहां की सरकार का गठन करता है तो आप एक सरकार को कैसे मना कर सकते हैं, और शायद यही दुविधा भारत सरकार के साथ है। हालांकि इस वक्त चीन, पाकिस्तान, ईरान जैसे देश हैं, जो रूस भी इसमें, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की सरकार को मान्यता तो नहीं लेकिन उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है, उनको समर्थन दे रहे हैं। भारत सरकार के सामने कई दुविधाएं हैं। पहली दुविधा एक विदेश नीति के तौर पर है, क्योंकि जिनको वो अभी तक आतंकवादी संगठन मानते रहे हैं, उसकी बनाई हुई सरकार को कैसे वो मान्यता दे दे। लेकिन क्या विदेश नीति में ये कोई वैचारिक प्रतिबद्धता कोई एक बड़ा मसला है? इसी के साथ कई और सवाल हैं जिस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ है भारत के पूर्व विदेश मंत्री, 2002 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश मंत्री रहे, अफगानिस्तान की यात्रा कर चुके हैं और वहां के बहुत करीब से वहां की राजनीति को, विदेश नीति को अच्छी तरीके से समझते हैं। यशवंत जी का बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि यशवंत जी इस वक्त टीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन आज हम उनसे बातचीत करेंगे पूर्व विदेश मंत्री के तौर पे। यशवंत जी, मेरा पहला सवाल यह है कि क्या भारत सरकार को तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए? इस पहले सवाल का जवाब बहुत स्पष्ट है जी। भारत सरकार तालिबान से पहले से ही बातचीत कर रही है। आपको याद होगा कि दोहा में जो बातचीत चल रही थी अमेरिकी नेतृत्व में जी, और जिसमें बहुत आग्रह करके भारत ने स्थान पाया, अगर रूस ने उसकी वकालत नहीं की होती तो शायद भारत को वहां बुलाया भी नहीं जाता। वहां चीन भी था, पाकिस्तान भी था, तो खैर भारत को निमंत्रण मिला। लेकिन खास बात जो है वो ये है कि दोहा में तालिबान भी था। आपने कहा कि कैसे हम जिसको आतंकवादी संगठन मानते हैं उसके साथ कैसे बातचीत करें, तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं जी। जब मैं विदेश मंत्रालय में था तो श्रीलंका की सरकार ने एलटीटीई के साथ बातचीत शुरू की जी। और उनका बहुत आग्रह था कि हम लोग भी उस बातचीत में शामिल हो जाएं। नॉर्वे में वो बातचीत हो रही थी जी। और चूंकि हम लोग उस समय एलटीटीई को आतंकवादी संगठन मानते थे, इसलिए हम लोगों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम उस आतंकवादी संगठन के साथ नहीं बैठ सकते हैं एक ही मेज पर। यहां तक कि हमने ऑब्जर्वर भी नहीं भेजा। लेकिन ये दूसरी बात है कि श्रीलंका के जो लोग थे बातचीत कर रहे हैं, वो लगातार हम लोगों को बातचीत से अवगत कराते रहे कि क्या प्रगति हो रही है और कैसा सब कुछ चल रहा है। जी। इस बार मैं आपसे कहूंगा फर्क ये है कि तालिबान को हमने आतंकवादी संगठन नहीं माना है, जी। सोचते जो हों, और इसलिए हम एक ही मेज पर बातचीत करने के लिए दोहा गए। और आज भी कहीं ना कहीं भारत सरकार तालिबान के संपर्क में है। इस बात की खबर आप ही लोगों की मीडिया के माध्यम से आ रही है जी। और भारत के राजदूत और भारत के दूतावास के अन्य लोग या अन्य भारतीय जब काबुल छोड़कर वहां से आ रहे थे जी, तो उनको एयरपोर्ट जाने में मदद की तालिबान के लोगों ने। तो ऐसा कहना आज के दिन सही नहीं होगा कि भारत सरकार तालिबान से क्या करे, कैसे करे। हाँ, एक फर्क जरूर आया है कि तालिबान का आज कब्जा हो गया है काबुल, लेकिन जैसा आपने स्वयं कहा कि सरकार अभी नहीं बनी है, और जब सरकार बनती है तभी मान्यता देने का सवाल उठता है। शून्य में आप मान्यता नहीं देते हैं। तो इसलिए हम इंतजार करेंगे, सरकार देखते हैं किसकी बनती है, कैसे बनती है, और उसके बाद सोचेंगे क्या करना है।
बट यशवंत जी, भारत सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह भी नहीं माना है कि दरअसल तालिबान के लोगों के साथ उनका किसी तरीके का कोई संपर्क भी स्थापित हुआ है। आपको याद होगा कि सऊदी अरेबिया की तरफ से यह जानकारी मिली थी कि भारत के एक अधिकारी दोहा गए थे, वहां तालिबान के लोगों से उन्होंने संपर्क किया था, उन्होंने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की थी, लेकिन भारत सरकार ने ना तो उसकी पुष्टि की और ना ही एक तरीके से उसका डिनायल किया। तो भारत सरकार आधिकारिक तौर पर यह भी मानने के लिए तैयार नहीं कि तालिबान के वो संपर्क में है। ये मजाक है, ये मजाक है, क्योंकि मैं आपसे जैसा कह रहा था कि दोहा में बातचीत हो रही थी, रूस, चीन, पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान के अशरफ गानी के प्रतिनिधि, ये सब लोग वहां पर उपस्थित थे। और चूंकि भारत का विशेष एक इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, तो भारत छूट न जाए पीछे, इसलिए हमने रूस को पकड़ा और रूस ने बहुत कोशिश की इस बात की कि दोहा में भारत के प्रतिनिधि को भी बुलाया जाए, और तब वो लोग तैयार हुए और भारत के प्रतिनिधि दोहा गए। भारत के जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं विदेश मंत्रालय के, वो स्वयं दोहा गए। तो इसलिए आज कैसे भारत सरकार कह सकती है कि हमारा तालिबान से कोई संपर्क नहीं है, हम बातचीत नहीं करते। बट ये मानते नहीं ना, दिक्कत तो इसी बात को लेकर, वो आधिकारिक तौर पर जब मानने अपने जॉइंट सेक्रेटरी को भेजा, इसलिए मैंने कहा कि ये मजाक है, ये गंभीरता से इसको हम नहीं ले सकते जब हम जानते हैं कि तथ्य कुछ और है। यशवंत जी, ये सवाल इस बात को लेकर ये है कि क्या भारत को तालिबान की सरकार अगर बनती, जो बनने वाली है, उसको मान्यता देनी चाहिए? देखिए, ये सवाल आज के दिन थोड़ा काल्पनिक है। आप भी अवगत हैं, मीडिया में खबरें आई कि सरकार बनाने के बारे में तालिबान के प्रतिनिधि हामिद कारजाई, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं और तालिबान के हटने के बाद ही वो 2001 में वहां राष्ट्रपति बने थे, तो हामिद कारजाई के साथ अब्दुल्ला के साथ मिलकर वो सरकार बनाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को अभी धैर्य रखना चाहिए और वेट करना चाहिए कि किस तरह की सरकार बनती है और उसमें तालिबान की क्या हिस्सेदारी होती है, वो सरकार क्या ऐलान करती है, किन नीतियों पर चलेगी, और तब हमको तय करना पड़ेगा कुछ सरकार को हम मान्यता देते हैं या नहीं देते हैं। मान लीजिए कि एक नेशनल गवर्नमेंट बने, एक राष्ट्रीय सरकार अफगानिस्तान में बने जिसमें अन्य लोग भी शामिल हो, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे नहीं, उसको हम नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, मान्यता नहीं देंगे। दूसरी बात जो है बहुत महत्वपूर्ण आशुतोष जी, वो ये है कि तालिबान का कब्जा काबुल के ऊपर तो हो गया है, लेकिन पंजशीर वैली और भी कई इलाके हैं अफगानिस्तान के जहां उनका कब्जा आज नहीं है। और नॉर्दर्न अलायंस एक संगठन होता था, अभी भी है, उसके लोग वहां पर हावी हैं अभी। तो क्या पूरे अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा होगा या सिर्फ काबुल तक ही रहेगा? ये बात जो है ये आने वाले दिनों में सच होगा या झूठ होगा, तो हमको इंतजार करना चाहिए। यशवंत जी, एक सवाल और इस बात को लेकर ये कि अफगानिस्तान से हमारे बड़े ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, बल्कि कहें कि अगर सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप रही है तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो दोहा में जो बातचीत हुई, ऐसा लगता है कि भारत पीछे छूट गया। भारत के जो विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय में जो लोग थे या भारत सरकार में जो लोग थे, उन्होंने शायद रीच आउट करने की कोशिश नहीं की। वहां पे चाइना के अपने इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है, ईरान ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है, रशिया ने अपना इंटरेस्ट शो किया, अमेरिका तो है ही, लेकिन भारत की तरफ से लगता है कि ना तो कोई निमंत्रण मिला, और जब रूस ने कोशिश की तब वहां गए। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये हमारी विदेश नीति की फेलियर है, या हमने दूरदर्शिता नहीं दिखाई, या क्या कारण? देखिए, मैं इसके पहले की इस बात का जवाब दूं, भारत के लिए अफगानिस्तान के लोगों के दिल में बहुत सम्मान है। और सन 2002 में जब वहां गया था मैं विदेश मंत्री के नाते, और काबुल के अलावा और कई शहरों में गया, तो वहां पर मैंने स्वयं महसूस किया, आप बाजार में घूम रहे हैं, आप कहीं किसी संस्था में विजिट कर रहे हैं, बाहर लोग इकट्ठे हो गए, आपको वेव करने लगे, तो भारत के लिए बहुत सम्मान है अफगानिस्तान के लोगों के मन में। ये सम्मान और किसी दूसरे देश के लिए नहीं है जितना भारत के लिए है। ये भारत का
एक बहुत बड़ा एसेट है। लेकिन इस सब के बावजूद दोहा में आपने सही कहा, हमें निमंत्रण नहीं मिला और हमको रूस को पकड़ना पड़ा कि भाई हम वो किसी तरह हमको दोहा में निमंत्रण दो, और तब दोहा से निमंत्रण आया तो हम अपने प्रतिनिधि को हमने वहां पर भेजा। तो हमने दोहा में पार्टिसिपेट किया। दोहा में जैसा मैंने कहा तालिबान भी था प्रेजेंट। आज जो आपने कहा कि पाकिस्तान, चीन और रूस, ये तालिबान, अफगानिस्तान के तालिबान के पक्ष में खड़े दिखते हैं जी, ठीक है ना। अब रूस से हमारा संबंध कितना पुराना है। रूस को हम ऑल वेदर फ्रेंड बोलते हैं कि हर मौसम में अगर कोई एक दोस्त है भारत का रहा है तो वो रूस रहा है। तो आज कैसे रूस खड़ा है पाकिस्तान और चीन के साथ अफगानिस्तान के मसले पर, और हम दूर हैं। तो इसलिए ये मैं विदेश नीति की सफलता नहीं मानता हूं, और मैं आज भी जोर दे के इस बात को कहूंगा कि भारत को रूस के साथ ज्यादा खड़ा दिखना चाहिए अमेरिका की तुलना में। आज भी हमारे विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय के लोग यही कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ हमारी बातचीत हो रही है। जयशंकर और ब्लिंकन की बातचीत हुई। अमेरिका तो भगोड़ा है। अमेरिका ने तो अफगानिस्तान को भगवान भरोसे छोड़कर वो चला गया। तो अमेरिका से बात करने समय क्या मिलेगा आज के दिन? हमें तो बात करनी चाहिए रूस से, कि कम से कम हम चीन से नहीं बात कर सकते, हम पाकिस्तान से नहीं बात कर सकते, लेकिन रूस से तो हम बात कर सकते हैं। रूस तो हमारा बहुत गाढ़ा मित्र है। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं विदेश नीति में हमको खामियां नजर आ रही हैं। पहले तो दोहा में निमंत्रण नहीं मिलना, इसका मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के लिए कोई भूमिका नहीं देखती है अफगानिस्तान में। दूसरी बात कि रूस दूसरे देशों के साथ खड़ा है, भारत के साथ नहीं खड़ा है। तो इसलिए इसको करेक्ट करना पड़ेगा, हमें इसमें सुधार लाना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा आपको लगता है कि जो हमारा बहुत पुराना दोस्त था, 1971 की जो ऐतिहासिक ट्रीटी भारत के साथ थी, ये बात सही कि कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद रशिया और हमारे बीच में दोस्ती रही है। अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा है। ऐसा कैसे हो गया कि हम अफगानिस्तान के मामले पीछे छूटते चले गए और अमेरिका की गोद में जा बैठे? अफगानिस्तान के मामले में ही नहीं, कई और मामले में। और मैं आपको साफ तौर पर कहना चाहूंगा आशुतोष जी कि ऐसा हुआ कि भारत में सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रूस के कॉस्ट पर भी अमेरिका से दोस्ती आगे बढ़ाने का काम किया। तो मान लीजिए कि आपके अलावा मैं आपका दोस्त हूं, एक और कोई आपका दोस्त है, और आप उस दोस्त को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो जाहिर है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं रूस से हमारी दूरी बढ़ती चली गई, जैसे जैसे अमेरिका से हमारी नजदीकी बढ़ती गई। और आज फिर मैं दोहराऊंगा इस बात को कि अगर वर्तमान परिस्थिति जो अफगानिस्तान में आप और हम देख रहे हैं, उसके लिए एक देश जिम्मेदार है, तो वो है अमेरिका। अमेरिका ने अगर ऐसा कुछ नहीं किया होता, अमेरिका सबसे बड़ी दुनिया की शक्तिशाली ताकत, ओनली सुपर पावर, उसकी फौज इतनी बड़ी है, उसके पास इतने सारे थिंक टैंक्स हैं। अब वो क्या बाइडेन साहब ये कहे कि बच जाएंगे कि बहुत जल्दी तालिबान ने कब्जा कर लिया? आपके लोगों ने बताया क्यों नहीं आपको? और मैं भारत सरकार से भी पूछना चाहूंगा कि भारत के भी बहुत सारे एसेट्स अफगानिस्तान में हैं, तो हमको क्यों नहीं पता चला कि तालिबान कितनी जल्दी कब्जा कर लेगा काबुल के ऊपर? और उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी नीति क्यों नहीं बनाई उससे निपटने के लिए? हम क्यों, व्हाई वर वी कॉट ऑन द रॉन्ग फुट? अफगानिस्तान का इस जियोपॉलिटिक्स में आप किस नजरिए से इसको देखते हैं, एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के तौर पे? बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है अफगानिस्तान का। उसकी ज्योग्राफी जो है वो अफगानिस्तान को वो इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि वहां पर एक तरफ रूस है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, और थोड़े दूर पर भारत है। तो एक तरह से मध्य एशिया जो है और दक्षिण एशिया भी, क्योंकि अफगानिस्तान तो सार्क का भी मेंबर बन गया, तो दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, और मैं तो ये कहूंगा कि पूरे एशिया के दृष्टिकोण से अफगानिस्तान वो ईंट के
बराबर है जो कोने में लगता है। अगर वो ईंट खिसक जाए तो पूरी बिल्डिंग खिसकेगी। इसलिए अफगानिस्तान सबके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए भी है। ये देखने में आ रहा है कि इस वक्त चीन, पाकिस्तान, जो अब एक तरीके से ट्रेडिशनली भारत के दुश्मन है एक तरीके से, अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा दिलचस्पी उनकी दिखाई पड़ रही है। उधर से ईरान जो हमारा ट्रेडिशनल दोस्त हुआ करता था, उससे भी हमारे बीच में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं बचे हैं। रूस से भी हमारी दूरी हो चुकी है। तो ये जो चीन और पाकिस्तान का जो विशेष इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, ये भारत के इंटरेस्ट को कैसे और किस तरीके से नुकसान पहुंचाएगा और भारत के लिए कितने बड़े खतरे की घंटी है? ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अगर चीन वहां पर और पाकिस्तान हावी हो जाता है अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद या किसी और सरकार के बनने के बाद, तो भारत के लिए बहुत ही बैड न्यूज होगा। और हमें लगता है कि इसीलिए भारत को अभी से तैयारी करनी चाहिए ताकि जो भी सरकार बने वो भारत के प्रति उसका रवैया ठीक ठाक हो, मित्रता का हो। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, आपके मन में भी होगा कि एक बहुत बात चल रही है कि एक तो तालिबान के हाथ में वो सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिल गए हैं जो अमेरिका ने अफगानिस्तान के आर्मी को दिया था। और कुछ लोगों का कहना है कि अब वहां पर अफगानिस्तान आर्मी के थ्रू वो पाकिस्तान में आएगा और पाकिस्तान उस सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को कश्मीर में इस्तेमाल करने के लिए भेजेगा। तो ये भारत के लिए एक खतरे की घंटी है और हमें बहुत तरह के कदम उठाने पड़ेंगे इस खतरे से निपटने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि नेशनल इंटरेस्ट में भारत सरकार इसके बारे में सोचेगी और भारत सरकार उचित कदम उठाएगी। ये राजनीति करने का समय नहीं है कि बीजेपी का क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का क्या होता है, हमारा वोट कम होता है कि ज्यादा होता है। ये एक बहुत बड़ा नेशनल इशू है आज के दिन। और मुझे आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री जी ने विपक्षी दलों की बैठक नहीं बुलाई अभी तक अफगानिस्तान के मुद्दे पर। अगर अटल बिहारी वाजपेयी होते तो अब तक वो बैठक हो गई होती। बट यशवंत जी, देखने, आपने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, बट देखने में ये आ रहा है कि तालिबान काबुल में है, उसको एक अलग तरीके की तस्वीर हिंदुस्तान में पेश की जा रही है और उसके बहाने पॉलिटिकल, जिसे कहते हैं पोलराइजेशन कराने की कोशिश की जा रही है। और ये सब कुछ किया जा रहा है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, और मुख्यमंत्री के स्तर के लोग इसको कर रहे हैं। सोशल मीडिया इससे भरा हुआ है। ये अगर इस तरीके की अगर राजनीति होगी तो क्या तालिबान से वाकई में हम दोस्ती करने की स्थिति में होंगे, या तालिबान को वाकई समझाने की स्थिति में होंगे कि भारत आपका दुश्मन नहीं है, आपका दोस्त है? नहीं, कम से कम अगर हम ये ना कह पाए कि भाई तालिबान को कि हम आपके दोस्त हैं, लेकिन कम से कम ये कहने में तो संकोच नहीं होना चाहिए कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं। आपने ठीक कहा, मेरे मन में भी ये गंभीर चिंता का विषय है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है और विशेषकर तालिबान ने जिस तरह काबुल के ऊपर कब्जा किया बिना मार काट के, उसको लेकर भारत की राजनीति में कुछ लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं। और आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को कोई अधिकार नहीं बनता था कि वो विधानसभा में इसका जिक्र करें, कोई अधिकार नहीं बनता था। और मुझे फिर ये कहने में तकलीफ हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दे को देश की राजनीति और देश के चुनाव के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। यहीं पर स्टेट्समैन में और पॉलिटिशियन में फर्क है। और ये वक्त है जब अटल बिहारी वाजपेयी की तरह मोदी जी भी ये साबित करें कि वो स्टेट्समैन है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कंट्रोल में रखें और यहाँ पर तालिबान का जो रिएक्शन देख रहे हैं वो ना होने दें, हिंदू मुस्लिम डिवाइड ना होने दें। बट यशवंत जी, अगर तालिबान को दोस्त कहने में क्या बुराई, अगर उससे हमारा नेशनल इंटरेस्ट सर्व होता है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट से बड़ी तो कोई चीज नहीं है। अगर हम उनको दोस्त कह सकते हैं और अगर उसकी वजह से चीन और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं जिससे भारत का फायदा हो सकता है, तो तालिबान भले ही आतंकवादी संगठन हो, लेकिन दोस्त बनाने में अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट सर्व होता है, उसके रिपरकशंस भारत में नहीं होते हैं, तो इससे बुराई क्या है? नहीं, बुराई केवल एक ही है कि अगर मान लीजिए कि तालिबान
कोई भी सरकार बनाती है काबुल में, और उसके बाद वो अफगानिस्तान में इस तरह की हरकत करती है वो सरकार, जिससे कि दुनिया भर में गुस्सा फैलता है। जैसे महिलाओं का सवाल है, ह्यूमन राइट्स का सवाल है। अगर वो महिलाओं के साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं, ह्यूमन राइट्स की कदर नहीं करते हैं, वहां अफगानिस्तान में मार काट फैल जाता है, चारों तरफ हिंसा होती है, तो मैं कहूंगा कि तालिबान में सुधार नहीं हुआ। तालिबान 1 और तालिबान 2 में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तालिबान 1 और तालिबान 2 में अंतर अभी दिख रहा है, दिखना शुरू हो गया है, और उनके जो बयान आए हैं वो सुकून देने वाले बयान हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि सावधानी बरतने की जरूरत है, फेस वैल्यू पर बयान को नहीं लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि तालिबान को डेविल करके एक शैतान के रूप में भारत में पेश नहीं करना चाहिए। बट क्या आप इस आशंका से इनकार करते हैं कि पाकिस्तान तालिबान का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल नहीं करेगा? नहीं, मैं इसको रूल आउट नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान हो सकता है पूरी कोशिश करे, और पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की है, अफगानिस्तान तालिबान की, तो इसलिए पाकिस्तान तो अपनी तरफ से उसके नेशनल इंटरेस्ट में है कि वो तालिबान को उपयोग करे भारत के खिलाफ, और भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है कि वो ऐसा नहीं होने दे। तो इसीलिए आप खुद ही जैसा कह रहे थे कि हम लोगों को तालिबान से तुरंत संपर्क स्थापित करना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो डिप्लोमेसी में होती हैं वो अनाउंस करके नहीं होती हैं, ऐलान करके नहीं होती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की सरकार ऑलरेडी कांटेक्ट में है तालिबान के साथ, बातचीत चल रही होगी, और कहीं ना कहीं उसका अच्छा नतीजा हमको देखने को मिलना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे यशवंत जी, सवाल है कि अगर आप विदेश मंत्री होते 3 चीज क्या करते अफगानिस्तान के मद्देनजर? मैं जब विदेश मंत्री था जी, तो मैंने सबसे पहला काम, शायद नहीं लेकिन दूसरा या तीसरा पहला काम ये किया कि मैं अफगानिस्तान स्वयं गया समझने के लिए, देखने के लिए। और अफगानिस्तान उस समय भी डिस्टर्ब था, वहां पर जो लड़ाई के परिणाम थे वो दिख रहे थे, बिल्डिंग्स ध्वस्त थी, सड़कें टूटी फूटी थी। लेकिन मैं केवल काबुल नहीं गया, मैं हेरात गया, मैं मज़ार शरीफ गया, मैं कंदहार गया, और मुझे लगा कि मैं पूरी तरह से समझकर आया। अफगानिस्तान के नेताओं से ऑफ कोर्स चर्चा हुई, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसलिए आज के दिन भी हमको अफगानिस्तान को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। हमारा काम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम अफगानिस्तान से अपने लोगों को वापस लाके अफगानिस्तान के बारे में भूल जाएं। हमें तालिबान के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए, उनके ऊपर जो भी हम दबाव डाल सकते हैं, परसुएशन कर सकते हैं, वो करना चाहिए कि तालिबान सही रास्ते पर चले और भारत के हितों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करे। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप अफगानिस्तान गए थे? एक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा। मतलब वहाँ हामिद करजाई उस समय प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, और अब्दुल्ला उनके विदेश मंत्री थे। ये अशरफ गनी जो अभी राष्ट्रपति थे वो वित्त मंत्री थे उनके। तो इन सब नेताओं से हमारी 1-to-1 मुलाकात हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई। और जैसा मैंने कहा कि मैं गया चारों तरफ, और मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि जब हम लोग कंदहार उतरे तो हमने देखा वहां लोकल कोई नहीं रिसीव करने वाला है। फिर देखा कि एक मोटा तगड़ा आदमी हांफता हुआ मेरे पास पहुंचा, और उसने कहा कि साहब मैं कंदहार का गवर्नर हूँ। अच्छा। और माफ कीजिएगा, मुझे आने में देर हो गई, क्योंकि जब मैं एयरपोर्ट में आ रहा था तो मेरी सिक्योरिटी चेक हुई अमेरिकन फोर्सेस के द्वारा, और उन्होंने फ्रिस्क करने में हमारा गवर्नर को फ्रिस्क किया, बॉडीली सर्च करने में बहुत टाइम लगा, इसलिए मैं लेट हो गया। तो मैंने उनको कहा खैर कोई बात नहीं है। तो उसी दिन मैंने अपने साथियों को कहा कि ये अमेरिका की कब्र आज खुद गई, अब ये टाइम कितना भी लगे, क्योंकि अगली अमेरिकन का जो फेस है वो दिख रहा था अफगानिस्तान में। और वही उसी गवर्नर ने, जब हम साथ गाड़ी में जा रहे थे शहर की ओर, तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारे पास 6000 इंडियन फिल्म म्यूजिक के कैसेट्स,
इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है अफगानिस्तान में, वो ना पाकिस्तान के पास है, ना चीन के पास है, ना रूस के पास है, वो केवल हिंदुस्तान के पास है। तो इसलिए उस सॉफ्ट पावर क्या कोई मिटा देगा? अचानक नहीं मिटा सकता है। तो इसलिए अफगानिस्तान के लोगों के दिल में जो सम्मान है, जो प्यार है भारत के लिए, वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है अफगानिस्तान में। और उसका हमको ये बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई है कि जो कंधार के गवर्नर थे, वो गवर्नर वहां पे थे और वो एयरपोर्ट पे जाते हैं और अमेरिकी फौजें उनको फ्रिस्क करती फिजिकली, जबकि सरकार वहां ऑफिशियली अफगानिस्तान की सरकार है। हाँ हाँ, वो गवर्नर है वहां के, वो गवर्नर है वहां अपने ही जुरिस्डिक्शन, अपनी ही भूमि पर उनको अमेरिकन बॉडीली सर्च कर रहे हैं, फ्रिस्क कर रहे हैं। तो ये आश्चर्य मुझे बहुत हुआ इस पर। तो गवर्नर के अंदर तलखी तो बहुत रही होगी फिर अमेरिकन के खिलाफ। हाँ, बहुत बहुत अमेरिकन वहां पर कभी भी अफगानियों ने, अफगानिस्तान के लोगों ने उनको प्यार से नहीं देखा। उनकी हुकूमत चलती रही या जिस भी फॉर्म में चली हो, लेकिन वो कभी ऐक्यबल नहीं बने, उनको लोगों ने कोई सम्मान नहीं दिया। और इसीलिए आपने देखा कि जैसे ही उनकी फौज वहां से वापस हटी, कि किस तेजी के साथ, लोग कहते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि जिस तेजी से तालिबान ने कब्जा किया, तो होना ही था, वो होना था, आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि तालिबान का कोई रेजिस्टेंस कहीं नहीं हुआ, काबुल में भी नहीं हुआ। और अफगानिस्तान की फौज ने यही कहा कि भाई हथियार सौंपो और भाग लो। तो आपके जो वाकया आपने बताया उसके मुताबिक तो हामिद करजई या अशरफ गनी की जो सरकारें थी तो बहुत ही अलोकप्रिय सरकारें हुई, क्योंकि इनको तो अमेरिका का पिट्ठू समझा गया होगा। हाँ, करजाई से भी ज्यादा अशरफ गनी को, क्योंकि अशरफ गनी बिल्कुल पपेट थे अमेरिका के, इसलिए करजाई नहीं भागे काबुल से, लेकिन अशरफ गनी भाग लिए। जी जी। और करजाई से तो तालिबान के लोग बातचीत कर रहे हैं। आपको कितना समय लगेगा, लगता है कि सरकार बन जाएगी कितने समय में? मुझे लगता है कि जल्दी ही होगा, जल्दी होगा। हाँ, शायद इस महीने के पहले सरकार बन जाए अफगानिस्तान में। यशवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।